नमस्कार। आज है 22 जून 2021 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं आप सभी के लिए। पहले हम लोग उसको शॉर्ट में देखेंगे यानी इसकी हेडलाइन देखेंगे, फिर उसका डिटेल यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिवाकर, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर यूट्यूब चैनल। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सभी जो करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। जीआईसी में आपका यहाँ पे 40 प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पे 10 आपके करंट से होते हैं। हायर एजुकेशन में 30 आएगा, जो आपका लगभग 5 से 7 प्रश्न यहाँ पे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। साथ ही साथ जो ज्योग्राफी में आपका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी हो गया, उसमें मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपके ही दिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है कि योग दिवस के बारे में, जो कल था आपका 21 जून को मनाया गया है। तो 21 जून को मनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी थीम थी योगा फॉर वेलबींग। प्रधानमंत्री ने यम योगा ऐप लॉन्च किया है, जिसमें प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो दोनों दिए गए हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के साथ साझेदारी में एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें तो ये ऐप जो है, अभी तो आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो NHRC ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, उसमें शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। जम्मू कश्मीर ने कोविड-19 के कारण इस वर्ष के लिए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत में 2020 में $64 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है और ये 5वें प्लेस पे है विश्व में। अंक 8 की रिपोर्ट है। सरकार ने जून 2025 तक सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतर्राज्यीय पारिशद शुल्क छूट दे दी है। उसके बाद रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम स्वामी और एस्थर डाफ्लो जिंद्रज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्ति है। बहुत ही गुड न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा कदम भी है ये किसी भी राज्य के लिए, जबकि ये देश में होना चाहिए। जबकि इन्होंने, रघुराम राजन ने जो यहाँ से एक त्यागपत्र दे दिए थे, अरविंद सुब्रमण्यम ने भी दिया था। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया है। अगला पॉइंट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात है कि आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं निकोल पशिनियन। उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। स्वीडन की संसद में अविश्वास प्रस्ताव में PM स्टेफन लोफवेन को बाहर कर दिया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। इनके खिलाफ 21 जून को मनाया गया विश्व संगीत दिवस, यानी संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड ओलंपिक समिति ने भारोत्तोलन लारेल हर्बर्ट को महिलाओं की +87 यानी 87 किग्रा वर्ग में लड़ने के लिए चुना है। वह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी। तो यहाँ पे देखिए जो ओलंपिक समिति है उसमें पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है, तो ये हैं हर्बर्ट लॉरेल। 43 वर्षीय भारोत्तोलक में 2013 में लिंग परिवर्तन में पहले पुरुषों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया था इन्होंने। उसके बाद 2015 से ओलंपिक में भाग लेने के लिए पात्र हैं। ये 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसी भी ट्रांसजेंडर महिला या एथलीट को इस शर्त पर महिला के रूप में स्पर्धा करने की अनुमति देने के निर्देश जारी किए कि पहली प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम से कम 12 महीने के लिए 10 नैनोमोल प्रति लीटर से कम होना चाहिए। लारेल हर्बर्ट कौन है, तो लारेल हर्बर्ट ये एक न्यूजीलैंड की भारोत्तोलक है जिन्हें 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। वह लिंग परिवर्तन के बाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी। अपने लिंग परिवर्तन से पहले हर्बर्ट ने 1998 में नवस्थापित M105 डिवीजन में 135 kg क्लीन एंड जर्क 170 kg के साथ न्यूजीलैंड जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया था। हालांकि बाद में इन रिकॉर्ड्स को डेविड लिटी ने पीछे छोड़ दिया और बाद में हर्बर्ट ने महिला में परिवर्तन किया और 2012 में लॉरेल हर्बर्ट बन गई। उन्होंने 2017 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और समूह में 2019 प्रशांत खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिया है। केंद्र सरकार ने भारत में कार निर्माताओं के फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों के उत्पादन को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। यह फैसला 2030 से 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की कट ऑफ तारीख को आगे बढ़ाने के बाद लिया गया है।
सरकार जल्दी ऑटो उद्योगों से ग्राहकों को अपनी कारों और दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए अधिक से अधिक लागत प्रभावी ईंधन चुनने का विकल्प प्रदान करने के लिए करने का निर्णय लेगी। ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में फ्लेक्स इंजन पहले से ही प्रचलन में है। इन देशों में बहुत सारे वाहन मालिक अपनी कारों के लिए ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग करते हैं। फ्लेक्स फ्यूल ईंधन है क्या चीज़? तो फ्लेक्स फ्यूल ईंधन या दोहरे ईंधन वाले इंजन एक वैकल्पिक ईंधन वाहन है जिसमें आंतरिक दहन इंजन को एक से अधिक इंजन पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। वे आमतौर पर एथेनॉल या मेथेनॉल ईंधन के साथ मिश्रित गैसोलीन पर चलते हैं। दोनों ईंधनों को एक ही सामान्य टैंकों में संग्रहित स्टोर किया जा सकता है। आधुनिक फ्लेक्स फ्यूल दहन इंजन दहन कक्ष में मिश्रण किसी भी अनुपात को जला सकते हैं, क्योंकि ईंधन इंजेक्शन और स्पार्क समय स्वचालित रूप से वास्तविक मिश्रण के अनुसार समायोजित होते हैं। नवनिर्वाचित तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। सलाहकार परिषद में इसके सदस्य के रूप में दुनिया भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके सदस्यों में शामिल हैं अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट MIT के नोबेल पुरस्कृत एस्थर डुफ्लो। तो देखिए कितना गुड न्यूज़ है कि सलाहकार परिषद में तमिलनाडु की सलाहकार की जो मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें विभिन्न आर्थिक जानकारों को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें अमेरिका के MIT के नोबेल पुरस्कृत हैं एस्थर डुफ्लो, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, केंद्र सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जीन द्वेज, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव डॉक्टर S नारायणन इसमें शामिल किए गए हैं। इस परिषद के उद्देश्य की बात करें तो इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है PMEAC, उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि तमिलनाडु के आर्थिक सलाहकार जो मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में बहुत ही बड़े बड़े आर्थिक जानकार शामिल किए गए हैं। PMEAC की बात करें तो एक प्रकार का गैर संवैधानिक, गैर अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह देने के लिए किया गया है। ये आर्थिक मुद्दों जैसे मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त और औद्योगिक उत्पादन को हाईलाइट करने का कार्य करती है। आज़ादी के बाद कई बार परिषद का गठन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में परिषद को पुनर्जीवित किया और वर्तमान में विवेक देबराय PMEAC के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। नीति आयोग प्रशासन, लॉजिस्टिक, योजना और बजट उद्देश्यों के लिए PMEAC के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी ये कार्य करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में FDI में $64 बिलियन प्राप्त किए हैं और भारत दुनिया भर में FDI प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। विश्व निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की माने तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक FDI प्रवाह कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 2020 में FDI प्रवाह 2019 के $1.5 ट्रिलियन से घटकर 35% $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दुनिया भर में लॉकडाउन ने मौजूदा निवेश परियोजनाओं और बहुराष्ट्रीय उद्यमों की नई परियोजनाओं को शुरू करने की संभावनाओं को धीमा कर दिया है। भारत पर अध्ययन की बात करें तो भारत के संबंध में हम लोग बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI 27% से बढ़कर $64 अरब हो गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अधिग्रहण में FDI में वृद्धि हुई। महामारी ने वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग भी बढ़ा दी है। इसने ICT उद्योग में ग्रीनफील्ड FDI परियोजनाओं के उच्च मूल्यों को जन्म दिया है। इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है कि कोविड-19 भारत की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। FDI बहिर्प्रवाह के लिए भारत को दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में 18वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि यूरोपीय संघ के साथ देश के मुक्त व्यापार समझौते वार्ता को फिर से शुरू करने और अफ्रीका में इसके मजबूत निवेश के समर्थन से भारत से निवेश 2021 में स्थिर हो जाएगा। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के अनुसार चिली की विधान पालिका देश के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करेगी जो ऑगस्टो पिनोशे की तानाशाही से विरासत में मिले संविधान की जगह लेगा। इसका पहला सत्र 4 जुलाई को आयोजित होगा। चिली में असमानता के खिलाफ 2019 के हिंसक सामाजिक विरोध के
बाद व्यापक राजनीतिक सहमति के बाद संविधान में फिर से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चिली में एक नया संविधान लिखने की बात चल रही है। इसके लिए जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, जिसके पक्ष में 25 अक्टूबर 2020 को 78% लोगों ने मतदान किया है। कन्वेंशन नए संविधान को प्राप्त करने के लिए एक महान अवसर है और इसका प्रतिनिधित्व भी करता है। भविष्य के लोकतंत्र की और एकता स्थिरता के ढांचे के तहत सभी चिली वासियों द्वारा इसे मान्यता दी जाएगी और इसका सम्मान किया जाएगा। इस कन्वेंशन में 155 प्रतिभागी शामिल होंगे जो मई 2021 में चुने गए थे। तो 1980 की बात करें इसके पृष्ठभूमि की, तो संविधान में वैधता की समस्या है। संवैधानिक आयोग चिली के राजनीतिक स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि इसके सदस्यों को पिनोचे तानाशाही द्वारा चुना गया था। इसके परिणाम स्वरूप देश में लोकतंत्र की बहाली के बाद संविधान में बार यानी लगभग 20 बार संशोधन किया गया है। चिली की बात करें तो चिली आपका पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम अमेरिका में स्थित एक देश है। यह लगभग 7,56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 17.5 मिलियन लोग रहते हैं। यह अंटार्कटिका के काफ़ी नज़दीक भी है और दुनिया भर में सबसे दक्षिण देश भी है। यह पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और ड्रेक पासेस के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है सैंटियागो, जबकि स्पेनिश भाषा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। चिली को विश्व का ताम्र देश भी कहा जाता है, यानी तांबे के प्रोडक्शन में चिली नंबर 1 पे है कापर प्रोडक्शन में, इसीलिए इसे कापर कंट्री भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत हरित हाइड्रोजन की पहल पर 2 दिवसीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन को 22 जून 2021 से शुरू किया जाएगा, जिसमें ब्रिक्स राष्ट्र शामिल होंगे। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम अपने ग्रीन हाइड्रोजन पहलुओं और विचारों को साझा करने के लिए एक नया मंच प्रदान करता है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम की मेज़बानी भारत के सबसे पहले या सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी की द्वारा की जाएगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ नीति निर्माता और प्रमुख हितधारक ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन के भविष्य पर विचार विमर्श करेंगे। यह शिखर सम्मेलन समग्र ऊर्जा नीति ढांचे में हाइड्रोजन को एकीकृत करने वाले विचारों पर पैनल की चर्चा पर गवाह बनेगा। हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार जो उपयोगी हैं कौन कौन से हैं, तो उसमें देखिए हाइड्रोजन जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। जो कार्बन कैप्चर और भंडारण विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन उत्पन्न होता है उसे नीला हाइड्रोजन कहा जाता है। दूसरी ओर ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये पूरी तरह से अच्छे ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसके उपयोग से शून्य उत्सर्जन होता है। यह स्वच्छ जलने वाला अणु है जो लोहा और इस्पात, रसायन, परिवहन जैसे क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ विद्युत गतिशीलता की ओर परिवर्तन में भी मदद करेगा और ऊर्जा भंडारण के लिए खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों या पृथ्वी तत्व आधारित बैटरी निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्राधिकरण के गठन के बारे में अधिसूचित किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ऐसा अधिसूचना जारी की गई है। यह प्राधिकरण क्या है इसके बारे में जानते हैं, तो कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एक 15 सदस्यीय निकाय है जिसका गठन तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए किया जाएगा। इसका प्राथमिक कार्य कर्नाटक के तटीय विनियमन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है, कम करना और नियंत्रित करना है। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्य वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग बेंगलुरु करेंगे। वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और प्राधिकरण के कार्य की बात करें तो यह प्राधिकरण परियोजना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन की जांच करेगा। यदि अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार है तो 2021 के अधिसूचना में निर्दिष्ट CRZ क्षेत्रों में सभी विकासात्मक गतिविधियों को भी विनियमित किया जाएगा। यह अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। यह CRZ क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की भी जांच करेगा। यह अधिनियम या नियमों के प्रावधान के कथित उल्लंघन के मामले की भी जांच करेगा। अधिनियम या नियमन के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की समीक्षा भी यह करेगा। यह स्वतः संज्ञान लेकर अधिसूचना के उल्लंघन के मामलों की भी जांच और समीक्षा करेगा। अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए इस प्राधिकरण को अधिकृत भी किया गया है। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत में छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए सरकार नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को खेतों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। यह मुख्य रूप से बायोटेक किसान
कार्यक्रम के तहत महिलाओं पर केंद्रित होगा। जय प्रौद्योगिकी विभाग ने इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आह्वान जारी किया है, जो किसानों के स्थायी मुद्दे को समझने और उसे वैज्ञानिक समाधान करने में भी मदद करेगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि मुख्य रूप से कृषि प्रधान ये देश हैं, जहाँ राज्य हैं जहाँ इसके 70% कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की आजीविका से ही अर्जित किया जाता है। यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ही क्यों चालू किया गया, इसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि के साथ नवीन कृषि पद्धतियों को जोड़ने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बायोटेक किसान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के खाद्यान्न का 5% खाद्यान्न उत्पादन करता है और अपने घरेलू उपभोग के लिए खाद्यान्न का शुद्ध आयातक बना हुआ है। इस क्षेत्र में स्थान विशिष्ट फसलों, बागवानी और वृक्षारोपण फसलों, मत्स्य पालन और पशुधन उत्पादन को बढ़ावा देकर कृषि आबादी की आय बढ़ाने की क्षमता का दोहन नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर में भारत के वैज्ञानिक संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों के आदि के सहयोग किया जाएगा। इसमें बायोटेक किसान कार्यक्रम की हम लोग बात करें तो इसे मिशन प्रोग्राम बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंटिफिक एप्लीकेशन नेटवर्क 2017 में शुरू किया गया। एक वैज्ञानिक किसान साझेदारी की योजना है। इसे कृषि नवाचार के लिए किसानों के साथ विज्ञान प्रयोगशालाओं को जोड़ने के उद्देश्य से नए समाधान और प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब तक भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी जिलों में 146 बायोटेक किसान हब स्थापित किए जा चुके हैं। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में इसका डिस्कशन करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स आपको कराए जा रहे हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल पॉइंट वाइज ही नहीं बल्कि कंप्लीट डिटेल भी देखते हैं करंट अफेयर्स का। तो इसलिए आप इसको देखिए और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।